विधानसभा के अध्यक्ष माननीय उदय नारायण चौधरी जी, विधान परिषद के सभापति माननीय अवधेश नारायण सिंह जी, राज्य योजना परिषद के उपाध्यक्ष माननीय हरिकिशोर सिंह जी, अनिल जी यहाँ सामने बैठे हुए श्री सहवाल गुप्ता जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, आईसी कुमार जी, नवल किशोर चौधरी जी, अन्य सभी यहाँ गणमान्य अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण, देवी और सज्जनों, मैं सबसे पहले डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी को उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर अपनी शुभकामनाएं अर्पित करता हूं और इनके दीर्घजीवी होने की कामना करता हूं। ये हमारा मार्गदर्शन करते रहें, बिहार की और देश की समाज की सेवा करते रहें। एक लंबा शैक्षणिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन इनका है। अनेक पुस्तकें भी लिखी हैं। 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे, विधान परिषद, विधानसभा और राज्यसभा के सदस्य भी रहे। एक लंबा राजनीतिक जीवन है इनका और इन्होंने अपनी सक्रियता में कभी कमी नहीं की। आज भी ये उसी प्रकार सक्रिय रहते हैं और जब किसी विषय पर बोलते हैं या लिखते हैं तो उसके पूरे संदर्भ में अपने विचारों को व्यक्त करते हैं और हर वर्ष इनके जन्म दिवस के अवसर पर बिहार आर्थिक अध्ययन संस्थान किसी न किसी महत्वपूर्ण विषय पर संगोष्ठी आयोजित करता है। पूर्व में भी मुझे उनके जन्म दिवस पर आयोजित संगोष्ठियों में भाग लेने का सौभाग्य मिला है। आज मैं पुनः शुक्रगुजार हूँ आयोजकों का कि उन्होंने इस शुभ अवसर पर मुझे भी आमंत्रित किया। मैं तो यहाँ सब लोगों की बात सुनने के बाद कुछ बोलता, लेकिन पहले से ही बाढ़ पूर्व तैयारी को लेकर एक मेरे स्तर पर समीक्षा होती है और वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जिलों में क्या तैयारी है उसका हम जायजा लेते हैं, उसकी समीक्षा करते हैं। तो ये पूर्व से निर्धारित था आज 11 बजे से, इसलिए उस काम के लिए मुझको जाना पड़ेगा। तो मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर साहब का कि इन्होंने मुझे पहले ही बोलने का अवसर दे दिया और आप सबसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरी आदत ऐसी नहीं है, सबको सुनता हूँ तब अपनी बातें रखता हूँ। आज मुझे पहले ही 2 शब्द कहने का मौका मिला है। विषय बिल्कुल प्रासंगिक है। बिहार मांगे इंसाफ, और इंसाफ की लड़ाई एक ज़माने से लड़ी जा रही है। अलग अलग दौर में अपने अपने ढंग से लोगों ने इंसाफ की लड़ाई लड़ी है। कोई पहली बार बिहार में इंसाफ की लड़ाई नहीं लड़ी जा रही है, लेकिन इस दौर में भी लड़ी जा रही है। और आज जो विशेष राज्य के दर्जा की मांग है वो बिहार के लोगों की भावना के साथ जुड़ गया है। अपने आप में इस अभियान ने कई कीर्तिमान स्थापित किए। अब तक बिहार में कभी किसी मांग के समर्थन में 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों के हस्ताक्षर इकट्ठा नहीं हो सके, शायद देश में भी किसी राज्य में नहीं। लेकिन यह एक ऐसी मांग है
इसके समर्थन में 1,18,00,000 लोगों ने अपना दस्तखत किया, और जिन लोगों ने दस्तखत किया वो सब लैमिनेट करके, जिल्द बना करके रखा हुआ, कोई भी देख सकता है, उसकी गिनती कर सकता है। 22 लाख लोगों के करीब लोगों ने अपने मोबाइल नंबर भी उसमें दिए थे। तो एक बहुत बड़ा अभियान था जो शहरों में, गांवों में, हर जगह चला, महाविद्यालयों में, बाजारों में, हर क्षेत्र में, हर स्थान पर इसको चलाया गया, और लोगों ने निरंतर महीनों इस अभियान को चलाया। 2010 और 11 में उसका परिणाम हुआ, जो संख्या आपने हमको बताई, उतने लोगों के हस्ताक्षर इकट्ठा हुआ और ज्ञापन प्रधानमंत्री जी को दिया गया। उसके बाद हम लोगों ने उस पर आगे अपना मुहिम जारी रखा। पटना में अधिकार रैली, उसके पहले जिले जिले में अधिकार सम्मेलन, पटना की अधिकार रैली, और आखिर में 17 मार्च को दिल्ली में अधिकार रैली। और दिल्ली की अधिकार रैली तो रामलीला मैदान में ऐसी हुई कि लोग कहते हैं कि रामलीला मैदान में ऐसी रैली उन लोगों ने नहीं देखी है हाल फिलहाल। जितने लोग बिहार के वहाँ बस गए, न सिर्फ बिहार से बहुत लोग गए, बल्कि बहुत बड़ी संख्या में लोग जो दिल्ली में रहते हैं उनमें जबरदस्त उत्साह था। कई लोग अपने परिवार के साथ वहां पहुंचे, और उसका सिलसिला ऐसा रहा कि रैली समाप्त होने के बाद भी लोग पहुंचते रहे, और दूर तक 3 किलोमीटर दूर तक रामलीला मैदान के बाहर भी सड़कों पर लोग ही लोग थे। तो इतना जबरदस्त लोगों की ख्वाहिश है और इसके प्रति भावना जुड़ी हुई है। जब भी हम मिले अनेकों बार, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी हों या वित्त मंत्री जी हों, योजना आयोग के उपाध्यक्ष हों, कई बार उन लोगों ने कहा कि बिहार मांग रहा है, बहुत लोग और मांगेंगे, कैसे करें। हमने उनको यही कहा कि अगर बिहार मांग रहा है और दूसरे राज्य मांग रहे हैं, तो जो भी आपकी नज़र में खरे उतरते हों तो उनको देना चाहिए, उनको मिलना चाहिए। ये कोई अकेले बिहार की मांग है नहीं। जो मापदंड पहले से निर्धारित है, वो मापदंड पर्वतीय इलाकों के लिए, जिनकी आबादी कम है, जो 5 आधार बनाए गए थे पहले, वो मुख्यतः पर्वतीय राज्य थे। लेकिन कुछ पर्वतीय राज्य और आबादी कम होना ही सिर्फ नहीं था, उसके अन्य मापदंड थे। बहुत ही जिनका नैरो बेस हो, राजस्व का स्रोत कम हो, अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो, कई अन्य मानकों पर पीछे हो। तो बिहार 3 मानक पर तो बिल्कुल, जिन्हें मिलता है विशेष राज्य का दर्जा, उसी तरह से उन मानकों पर खरा उतरता है। और इसके लिए आद्री के तत्वावधान में एक अध्ययन कराया गया, और 2009 में वो अध्ययन प्रकाशित भी किया गया कि क्यों बिहार क्वालिफाई करता है, क्यों बिहार को मिलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों पर हम लोग लड़ते रहे, लेकिन अंत में बात आ जाती है, जब हम लोगों ने हस्ताक्षर समर्पित किया तो एक अंतर मंत्रालयी समूह गठित हुआ, और उसने कहा कि भाई वर्तमान मानकों पर बिहार खरा नहीं उतरता है, इसलिए इसको नहीं मिलना चाहिए। हाँ, सहायता मिलनी चाहिए, पिछड़ापन का जरूर शिकार है। तो फिर उसके बाद हम लोगों के कदम आगे बढ़े, जिसका जिक्र हमने किया। सम्मेलन हुए, रैलियां हुई, दिल्ली की रैली हुई, और तब फिर जब हम लोगों ने उन लोगों के सामने तर्क अपना प्रस्तुत किया कि भाई ठीक है, बिहार पर्वतीय राज्य नहीं है,
लेकिन महापर्वत हिमालय से निकलने वाली नदियां हर साल उत्तर बिहार में तबाही मचाती हैं। हमारी आबादी कम नहीं है, लेकिन सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से बिहार सबसे घनी आबादी का सूबा। 1 वर्ग किलोमीटर में 1100 से ज़्यादा की आबादी रह रही है, तो इसकी अपनी समस्याएं हैं। कम आबादी और पर्वतीय इलाकों की अपनी समस्याएं हैं, लेकिन हमारी अपनी समस्या है पिछड़ेपन के हम शिकार हैं। और वो पर्वतीय राज्य जिन्हें विशेष राज्य का दर्जा मिलता, वो भी पिछड़ेपन का शिकार था। मूल आधार था उनका पिछड़ापन या उनके आय का कम स्रोत का कम होना, और दृष्टिकोण है कि सबका विकास होना चाहिए। तो वैसी स्थिति में बिहार और बिहार जैसे और बिहार की जैसी बनावट है, ये थलरुद्ध राज्य है, लैंडलॉक्ड है। और दुनिया भर में जो लैंडलॉक्ड इलाके हैं, थलरुद्ध इलाके हैं, उनके लिए विशेष सहायता दी जाती है। उनके लिए एक विशेष नजरिया, अलग नजरिया अपनाया जाता है। हम दूसरे से समानता कायम नहीं कर सकते हैं, दावा नहीं कर सकते हैं। जो राज्य समुद्री किनारों के ऊपर अवस्थित हैं, उनकी अपनी खासियत है। कोई राज्य है जो समुद्री किनारे पर है, आबादी का घनत्व कम है, अफरात जमीन है, उनके यहाँ औद्योगिकरण की संभावना ज़्यादा है, बाहर से कच्चा माल लाने में और जो माल तैयार होता है उसको बाहर भेजने में सहूलियत है। हम तो अंदर हैं, थलरुद्ध है। तो थलरुद्ध भी हम जो है, उसके कारण भी हमारे ऊपर एक अलग नजरिया रखा जाना चाहिए। तो हम लोगों ने इन सारी बातों को रखा और हम लोगों ने तर्क दिया कि बिहार जो जैसा राज्य है, हमारी आबादी 8.2% है, देश की आबादी का 8.2% है। लेकिन जो देश का कुल जो सकल घरेलू उत्पाद है, जीडीपी है, उसमें हमारा योगदान मात्र 2.9% का, यानी 3% का। और हमने बताया कि आज जो देश का विकास है, या जो हम बार बार विकास दर की बात करते हैं, दुनिया में यह भी एक तरीका है, हम उससे सहमत नहीं हैं कि जीडीपी का ग्रोथ का पैमाना है, वो एक अलग विषय है। उस पर विशेषज्ञ चर्चा करते हैं और लोग अपनी अपनी राय रखते हैं। लेकिन जो मापा जाता है, तो हमारा जो जीडीपी का ग्रोथ रेट है भारत का, वो उतार चढ़ाव का शिकार होता रहता है। कभी हम 8% तक भी पहुंच गए, फिर नीचे 5 के आसपास हम चक्कर काट रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है कि भारत का जो विकास का दर है, वो भारत के चंद विकसित राज्यों के विकास पर निर्भर है। क्योंकि देश के विकास के सफर में बहुत सारे राज्य भागीदार नहीं बन पाते, और इसके लिए वो राज्य जिम्मेवार नहीं है, वो केंद्र की जो नीतियां हैं वो जिम्मेवार है। एक जमाना था जब बिहार झारखंड एक था, उस जमाने में पश्चिम के राज्य और दक्षिण के राज्यों को फायदा पहुंचा, भाड़ा समानीकरण नीति लागू थी। यानी यहां से जो कच्चा माल जा रहा था उन राज्यों में रेल के द्वारा जिनका परिवहन किया जा रहा था, उसमें भाड़े पर सब्सिडी थी केंद्र सरकार की तरफ से। तो भाड़ा समानीकरण की नीति नहीं होती तो कच्चा माल यहां था, तो उद्योग धंधे यहां स्थापित होते। तो जो पश्चिम और दक्षिण में उद्योग चले गए, या अन्य जगहों पर उत्तर भारत में भी कई स्थानों पर जो उद्योग लग गए, उनका औद्योगिकरण हुआ, उसके पीछे कारण केंद्र सरकार की नीतियां थी, भाड़ा समानीकरण नीति था। अब उसके चलते उनका तो विकास हो गया। जहां कुदरत ने सब कुछ दिया था, वो विकास के सफर में पीछे छूट गए। अब 90 के दशक में भाड़ा समानीकरण नीति को खत्म किया गया। अब फर्क क्या पड़ता है? अब जहां औद्योगिक इलाके विकसित हो गए, तो वहीं पर लोग दूसरा उद्योग धंधा लगाने के लिए जाते हैं। तो एक नीति से जो मार पड़ी पूर्वी राज्यों को,
उससे छुटकारा नहीं मिल सकता। तो केंद्र की नीतियां जवाब दे, तो उसी प्रकार से केंद्र को ऐसी उसका काम दिख जाएगा। बिजली के जनरेशन का काम आज आपने शुरू किया तो 6 साल के बाद दिखता कि कुछ काम हो रहा। मैं एक उदाहरण देता हूं आपके ध्यान में ये बात लाने के लिए। आप में से बहुत लोगों को याद होगा जब केंद्र में आदरणीय अटल जी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी, उस सरकार में मंत्री के रूप में मुझे भी काम करने का अवसर मिला था। तो मेरा क्षेत्र था बाढ़, उसके बगल में एनटीपीसी की यूनिट मंजूर हुई लगना 2000 मेगावाट की, और 6 मार्च 1999 को तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी आए और उसका उन्होंने शिलान्यास किया 6 मार्च 1999। और अब उसकी एक यूनिट कंप्लीशन पर है। कब है? 2013। ठीक है, बीच में कुछ कोताही हुई, क्योंकि काम हम लोगों ने शुरू कराया था तो फिर उसमें कई प्रकार की बाधाएं आई। अंततोगत्वा वो बाधाओं को दूर करते हुए फिर वो एनटीपीसी का प्लांट लगना शुरू हुआ। तो उसका फिर एक्सपेंशन का भी निर्णय हो गया। तो एक यूनिट अब संभावना है कि इस साल बनकर तैयार। खैर इतना दिन तो नहीं लगना चाहिए, लेकिन 6-7 साल तो अमूमन लगेगा ही। तो अगर आप आज निर्णय लेते हैं तो इसके लिए आज जब कदम उठाएंगे तो बिजली घर तो 7 साल 8 साल में बनकर तैयार होता, और तब तक देश का दूसरा इलाका और आगे बढ़ जाएगा। तो हम बहुत पीछे हैं, इसलिए हमें तो विशेष ट्रीटमेंट देना ही पड़ेगा। यहाँ के बारे में विशेष फैसले करने पड़ेंगे कि भाई इतना बिजली घर लगाना पड़ेगा या इतना बिजली इनको देनी पड़ेगी। चाहे वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का मामला, उसमें भी राष्ट्रीय औसत से नीचे। हमने बिजली की बात की, आबादी के दृष्टिकोण से रेल का नेटवर्क हो या सड़क का नेटवर्क हो, उसमें भी हम पीछे हैं। तो हर दृष्टिकोण से हम पीछे हैं, और प्रति व्यक्ति आय के मामले में विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों के भी पीछे हैं। तो वैसी स्थिति में हमारे लिए तो विशेष उपाय किया जाना चाहिए। तो हमने लोगों को यही बताया कि आपकी जो निर्भरता है आज देश की, वो चंद विकसित राज्यों के ग्रोथ पर निर्भर है। अगर आप सभी राज्य को भागीदार बनाइएगा तो ये ग्रोथ का जो रेट है, जो हमने उदाहरण दिया कि हमारी आबादी 8.2% है, तो हम भी कम से कम जीडीपी में योगदान तो 8-8.5% करें। तो इस लायक हमको बनाने के लिए जरूरी है कि यहाँ का वातावरण आप ठीक कीजिए, और ऐसा हो जाता है तो फिर देश का जो ग्रोथ रेट है वो फ्लक्चुएट नहीं करेगा, उतार चढ़ाव का शिकार नहीं होगा, वो बढ़ता ही चला जाएगा। तो इसलिए हम लोगों ने कहा, यही तर्क दिया कि भाई अगर बिहार आप मापदंड नए सिरे से निर्धारित करें, और एक तो तय हो गया कि भाई विशेष राज्य का दर्जा मिलने से प्रति व्यक्ति आय तो बढ़ी, कुछ तो तरक्की हुई उनकी, तो फिर हम लोगों पर क्यों नहीं आजमाते? और विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो आप जो भी कहें, दो मुख्य बातें, एक है कि यहां जो कोई उद्योग लगाएगा, निवेश करेगा तो उनको केंद्रीय करों में छूट मिलेगी, और दूसरा जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं उसमें राज्य को कम हिस्सा लगाना पड़ेगा। ये दो बातें हैं। राज्य को कम हिस्सा लगाना पड़ेगा तो आज जो हम 6-7 हजार करोड़ केंद्र प्रायोजित योजनाओं में राज्य की तरफ से अंशदान देते हैं, अगर ये शेयर घट जाएगा तो हमारी बचत हो सकती है 3000 करोड़ की, 4000 करोड़ की। उन रुपयों को हम राज्य की योजनाओं में लगा सकते हैं, और अगर यहां आपने टैक्स की छूट दी तो संभावना इस बात की है कि इच्छुक लोग निवेश कर सकते हैं। तो दोनों स्थिति में औद्योगिकरण होगा, रोजगार के अवसर पैदा होंगे। हमने बिहार के विकास के लिए महत्वाकांक्षी कृषि विकास के लिए रोड मैप बनाया है, उसके लिए संसाधन की जरूरत है, तो हमारी कुछ बचत होगी तो हम उन संसाधनों को हम लगा सकते हैं, तो बिहार भी आगे बढ़ेगा, तो देश की प्रगति में योगदान देगा।
और सिर्फ हमने बिहार की बात नहीं की, हमने कहा मापदंड बदलिए और नए मापदंड निर्धारित कीजिए और उसकी कसौटी पर जो खरा उतरे उन सबों को के साथ विशेष ट्रीटमेंट होना चाहिए, विशेष बर्ताव होना चाहिए, विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। तो इतनी लड़ाई के बाद एक नतीजा निकला है कि अब एक फिर कमेटी बनी है विशेषज्ञों की, जिसमें सहवाल गुप्ता जी भी एक विशेषज्ञ यहाँ बैठे हुए हैं। सहवाल गुप्ता जी उसमें शामिल हुए तो कुछ हम लोगों को उम्मीद लगा है कि शायद वो, अब तो इन पर निर्भर करता है कमेटी की बैठक में क्या करते हैं। मैं तो इनसे यही सार्वजनिक रूप से कहूँगा कि अगर आप समझाने की कोशिश करिए और अपने तर्क से लोगों को कन्विंस कीजिए और आपको लगता है कि लोग आपके तर्क को सुनने को तैयार नहीं है तो आप उसमें फैसला लीजिए। ये कोई बैठने के लिए नहीं है, कोई वहाँ आपको एक अवसर, ऐतिहासिक दायित्व मिला है। और अब उन्होंने कहा कि हम कंपोजिट डेवलपमेंट इंडेक्स तैयार करेंगे और फिर देखेंगे कि पिछड़ेपन को कैसे मापा जाए और फिर उसको दूर करने के क्या उपाय किए जाए। मई में बातें तो ठीक कही जा रही है और वित्त मंत्री जी आए थे 11 तारीख को यहाँ मई में, राजगीर में उनकी मीटिंग थी नालंदा विश्वविद्यालय को लेकर और दूसरा राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी की मीटिंग में भाग लिया था उन्होंने। उसके बाद यहाँ आए थे तो यहाँ के संवाददाताओं ने प्रश्न पूछा था, पत्रकार मित्रों ने, तो उन्होंने कहा था कि हाँ हम एक कमेटी बनाने जा रहे हैं, कमेटी से कहेंगे कि 1 महीने में रिपोर्ट दे। और लोगों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई किसी तरह से भी हम मापदंड निर्धारित करते हैं तो बिहार उस कसौटी पर मेरी अपनी समझ एक खरा उतरेगा। तो ये सारी बातें एक भरोसा देती हैं और उसके बाद कमेटी बन गई। 1 महीने के बजाय 2 महीने का समय मिला। मान लीजिए 2 महीने में नहीं, 2 महीना 10 दिन में ही रिपोर्ट दे दीजिए, 5 दिन में ही दे दीजिए, लेकिन अनंत काल तक नहीं चलना चाहिए। और रिपोर्ट आए और उसके आधार पर निर्णय हो तो बिहार के लोगों की जो अभिलाषा है आगे बढ़ने की, उसको गति मिल पाएगी। और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो फिर तो बिहार के हिस्से जो इंसाफ का संघर्ष है वो तो जारी रहेगा, उसमें पीछे हटने की जरूरत नहीं है। और आज न कल, अब मुझे कभी कभी समझ में बात नहीं आती है कि क्यों नहीं मिलना चाहिए। बहुत लोग मापदंडों को देख करके ही अपना कमेंट दे देते थे। बिहार में भी कई विशेषज्ञों के बयानात हम देखते थे। असल दिक्कत है कि हर आदमी का एक अपना अपना नज़रिया होता है। हम लोगों ने भी एक अध्ययन किया तो लगा कि ऐसा करने से बिहार के ग्रोथ में गति आ सकती है, इसलिए हम लोगों ने इस बात को कहा है। और मैं देख रहा हूँ कि एक लंबे कैंपेन में लोगों के मन में ये बात पहुँचाने में, दिमाग में पहुँचाने में हम लोग कामयाब हुए। और कुल मिलाकर के उसका कैप्शन जरूर है विशेष राज्य का दर्जा, लेकिन उसके अलावे विकास की जितनी जरूरत है वो सारी चीज़ें सबके अंदर आती हैं। हम तो खैर सब जगह की बात करते रहते हैं, हम तो बाकी राज्यों की भी वकालत करते हैं। अभी हाल में उड़ीसा में नवीन पटनायक जी ने एक रैली की दिल्ली में, उन्होंने भी, तो मैंने उनको बधाई दी। लेकिन समस्या कुछ क्या होती है कि बिहार के लिए कुछ होता है तो बहुत लोग समझते हैं कि राजनीतिक कोई बात हो रही है। जैसे बिहार के लिए विशेष सहायता मिली तो बहुत लोगों ने कहा कि साहब ये तो राजनीतिक कदम है और शायद मुझको अपनी तरफ खींचने के लिए कदम उठाया गया। लेकिन हकीकत यह है कि जो विशेष सहायता बिहार को मिली है वो बिहार पुनर्गठन विधेयक से उद्भूत है। बिहार पुनर्गठन विधेयक जिससे झारखंड का अभ्युदय हुआ, उसका गठन हुआ, उसके ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस में ही लिखा हुआ। हम लोग थे उस समय सरकार, हमने ये बात उठाई थी, अंतोगत्वा उस एक्ट का वो हिस्सा बना और उसमें कहा गया कि भाई झारखंड बनने के बाद बिहार को कई प्रकार की कठिनाइयां होंगी, जरूरतें हैं उनकी,
इसका आकलन करने के लिए योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक सेल गठित होगा और वो इस बात का आकलन करेगा कि बिहार को अन्य क्या मदद की जरूरत है। उसी के आधार पर 2002 से 1000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता मिल रही थी, वो जारी रहा 11वीं पंचवर्षीय योजना में। और फिर हम लोगों ने परसू किया, डिप्टी चेयरमैन साहब को किया, डिप्टी चेयरमैन कमीशन के और प्रधानमंत्री जी को भी हमने ये बताया कि एक्ट का है, और अंततोगत्वा 12वीं योजना में भी उसको जारी रखा गया। तो ये एक कानून की उपज है, बिहार पुनर्गठन विधेयक उपज है। इसलिए मैंने उड़ीसा के मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया है कि जरा इसके संदर्भ को समझ लीजिए। ये कोई मेहरबानी नहीं है, ये कानूनी हक है, और इस हक से हमको कोई वंचित करने की कोशिश करेगा तो ये पार्लियामेंट का एक्ट है, जस्टिसिएबल है। लेकिन दूसरी जगहों पर जो गलतफहमी हो, हमने फिर भी अगर कहीं भी पिछड़ेपन के खिलाफ आवाज किसी राज्य में उठती है, उस आवाज के साथ हम अपनी आवाज मिलाना चाहते हैं, बिहारियों की आवाज मिलाना चाहते हैं, ताकि सब मिलकर अपना हक हासिल करें। आज हम अलग अलग लड़ रहे हैं, कल हो सकता है साथ लड़ना पड़े। मैं उसका वातावरण बनाना चाहता हूं। मैं राजनीतिक फ्रंट की बात नहीं करता हूं, मैं विकास के मुद्दे पर, आर्थिक मोर्चे पर एकजुट होने की आवश्यकता है। यह अनुरोध हमने ममता जी को भी किया। तो अगर इस तरह से एक वातावरण बनता है कि जो केंद्र सरकार की नीतियों के कारण जिन इलाकों को नुकसान उठाना पड़ा, आज उन इलाकों की भरपाई की जानी चाहिए। आज हम फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं, हमारे कृषि रोड मैप में उदारता पूर्वक केंद्र अगर सहयोग कर दे तो अकेले बिहार के भारत के खाद्य सुरक्षा के मसले का समाधान अकेला बिहार कर सकता है। यहां कृषि के क्षेत्र में इतनी संभावना, अभी उसका दोहन नहीं हुआ। तो सारी चीजें सबको मिलाकर एक विकास का नजरिया भी बनता, और हम लोगों का जो नजरिया है वो है समावेशी, न्याय के साथ विकास। हम लोग शुरू से कहते रहे, हम 7.5 साल से कर रहे, और 7.5 साल से नहीं कर रहे। 2005 में जब हम न्याय यात्रा पर निकले थे, तब से मैं इस बात पर जोर दे रहा हूं कि हमारे विकास का नजरिया न्याय के साथ विकास का है, इंक्लूजन का है, सबको जोड़ने का है। विकास का लाभ समाज के हर तबके को जाए, हर इलाके को जाए। पटना के इर्द गिर्द सिर्फ विकास न हो, जो हमारे दूर दराज के इलाके हैं उन तक विकास की किरण पहुंचे, समाज का सभी तबका लाभान्वित हो। लोग कहते हैं कि विकास का एक नजरिया है कि ऊपर से नीचे, अगर ऊपर ग्रोथ हो जाएगा तो टपकेगा वो नीचे धीरे धीरे। हम उसमें यकीन नहीं करते। टपकने वाली जो नीति है कि अपने आप टपकेगा नीचे, इसका लाभ उसे नहीं होगा, नीचे से उठाना पड़ेगा। इसलिए समाज के अभिवंचित तबकों के लिए हम लोगों ने विशेष योजना बनाई, और शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा, और वही हम लोगों ने करने की कोशिश की। भाई कभी कभी हम तो बिहार के ग्रोथ की बात करते हैं, और जिसकी चर्चा दुनिया के पिछड़े इलाकों में हो रही है। पाकिस्तान भी जाने का मौका मिला तो पाकिस्तान में इसकी चर्चा हो रही थी। इमरान खान साहब ने तो खुलेआम अनेकों बार कहा, और अभी उनके पार्टी की सरकार एक प्रांत में बनी है पख्तूनवा में, तो वहां उन्होंने कहा कि हम इस मॉडल को लागू करेंगे। तो भाई बिहार का जो काम का तरीका है, जो मॉडल है, अब उसकी चर्चा लोग दूसरी जगहों पर कर रहे हैं, देख रहे हैं कि उनके अनुरूप है, तो हम इसको अपनाने की कोशिश करें। लेकिन राजनीति तो एक विचित्र चीज है। बिहार का ग्रोथ मॉडल समावेशी है, जो देश के भी ज्यादातर हिस्सों के लिए ज्यादा अनुकूल है।
लेकिन कुछ लोगों को इन दिनों विकसित इलाकों के विकास का मॉडल ज्यादा पसंद आ रहा है। परेशानी का सबब है भाई, काम करने का तरीका, काम करने की नीति, सरकार की नीति, आर्थिक नीति क्या होती है, समाज के सभी तबकों को आप मिलाकर चलेंगे, उसी का तो मतलब है। और सबको लाभ पहुंचे, ये नजरिया अपनाना चाहिए। तो कई जगहों पर कई प्रकार की परेशानी होती है और इन दिनों तो हमको कई तरह की परेशानियां झेलना पड़ेगी। कल तक जो साथ थे वही आज कई तरह का आरोप लगाएंगे, उल्टा हम ही पर लगाएंगे। अब देश बाबू को कुछ परेशानी ना हो थोड़ा बहुत। लेकिन ये जो हम लोगों का संघर्ष है, ये पूरे बिहार की भावना के अनुरूप है और सारे बिहार के लोगों ने इसको समझ लिया है। और यह है विकास की भूख, और हर किसी के विकास का जो अधिकार है, यह भी यूएन चार्टर का हिस्सा है, राइट टू डेवलपमेंट। हमने अपने संकल्पों के जरिए राइट टू डेवलपमेंट पर ध्यान दिया कि भाई हमारा भी विकास का अधिकार है, हर इंसान का विकास का अधिकार है, हर सूबे के विकास का अधिकार है। हमारा जो विकास का अधिकार है हमने उसको इन्वोक किया और केंद्र के सामने अपनी बात रखी है। मैं समझता हूं केंद्र समय रहते इन चीजों पर गौर करे और विकास की रणनीति में आमूल चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है, और तभी ये देश आगे बढ़ेगा और सही मायने में वो समावेशी विकास होगा। तो जो बिहार इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है, दरअसल वह सिर्फ अपने इंसाफ की लड़ाई नहीं है, बल्कि देश के तमाम अविकसित इलाकों की, पिछड़े इलाकों की लड़ाई है। और आज न कल हम जरूर कामयाब होंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः डॉक्टर साहब को उनके जन्म दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी बात ही समाप्त करता हूं।